नमस्ते प्यारे बच्चों। रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में एक और नए चैप्टर के साथ मैं गौरव मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई और नीट दोनों में इसकी अच्छी खासी वेटेज रहती है। अगर अपन जेई मेन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव सोचें तो इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, जबकि नीट के पेपर में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस यूजुअली आते रहते हैं। और ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हाँ, ये कई सारे दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को यूज़ में ज़रूर लेता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए आपको बॉन्डिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए विथ कॉन्फ़िगरेशंस एंड एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक ये केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज पर आधारित है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम इस चैप्टर के सारे की कंसेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरुआत की जाए। ये है इस चैप्टर के कंटेंट्स। तो सबसे पहले अपन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्टार्टिंग लेवल का वर्क है वर्नर के लेवल पर जो किया गया था उसके बारे में कुछ बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हम लगातार यूज़ में लेते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि एक लार्ज क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर नेमिंग, सिस्टमैटिक नेमिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स ले डाउन किए हैं, उन रूल्स के बारे में जानेंगे। आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन पर बात होगी और फिर हमारा फोकस होगा मेटल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को समझने के ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 थ्योरीज अप्लाई करेंगे, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अलावा थोड़ा सा फ्लेवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का भी रहेगा। चलिए कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन किए जाएं। What is meant by a metal complex? मेटल कॉम्प्लेक्स जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मेटल एटम या आयन को इन्वॉल्व करने वाला एक स्पीशीज है। ये आयन भी हो सकता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसमें मेटल एक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है और इस मेटल एटम या आयन के अराउंड एक नंबर ऑफ सराउंडिंग ग्रुप्स रहते हैं जो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनमें कंट्रीब्यूटर एक ही हो इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग हालांकि दोनों करें। तो ये सराउंडिंग ग्रुप्स मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और शेयरिंग दोनों करते हैं। इस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने वाली इस एंटिटी को बोलते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स। अ मॉलिक्यूलर आयन इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉल्ड द मेटल सेंटर इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ surrounding molecules or ions called as ligands by coordinate covalent bonds। ठीक है, coordinate covalent bonds के जरिए जुड़े हुए हैं मेटल सेंटर और सराउंडिंग ग्रुप्स। इन सराउंडिंग ग्रुप्स को मैंने नाम दिया है, इनफैक्ट नाम दिया गया है लिगेंड्स। तो मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल सेंटर और लिगेंड्स से मिलकर बनने वाली एंटिटी है। और मेटल सेंटर और लिगेंड्स के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को समझने का सरल तरीका है कंट्रीब्यूशन एक का, शेयरिंग दोनों की। कंट्रीब्यूशन लिगैंड का, शेयरिंग दोनों की। ठीक है ना। और इस प्रोसेस में, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इस प्रोसेस में मेटल सेंटर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है और लिगैंड्स ल्यूइस बेस की तरह। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की हर रिएक्शन एक्चुअली एक ल्यूइस एसिड बेस्ड रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडर को अपन बेस बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को अपन एसिड बोलते हैं। तो ये तो हुए मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कॉम्प्लेक्सेस को अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है। और वो कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूला में मेटल कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड्स पर डिवोटेड है ये चैप्टर। मेटल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
मेटल कॉम्प्लेक्स नाम की ये एंटिटी कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। मतलब मेटल और लिगेंड्स के जुड़ने के बाद जो एंटिटी बनी उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्पेशल एंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी बताने के लिए उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। और इन्हीं मेटल कॉम्प्लेक्सेस को कंटेन करने वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर मेटल कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो आपको उसके साथ एक एनायन एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर मेटल कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो आपको उसके साथ एक कैटायन एसोसिएट करना पड़ेगा। जैसे FeCN6 4- एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में पोटेशियम आयंस को एसोसिएट कर दूं, जोड़ दूं, तो एक कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाता है K4FeCN6। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है। कैटायन और एनायन दोनों ही मेटल कॉम्प्लेक्सेस हो, ऐसा भी हो सकता है। Many times it is also possible that both the cation as well as the anion are metal complexes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उस सेंस में आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी। ध्यान रखना, अगर मेटल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर मेटल कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह के स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स की पहचान करने वाले पर्सन का नाम है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड में पायनियरिंग वर्क किया है, और कमाल की बात यह है कि उसने ये सारा काम 19th सेंचुरी में किया। उसने 1893 में अपनी थ्योरी भी सामने रखी, और ये सब उसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले किया। मतलब उसने मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम के क्लास ऑफ कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन किया, इवन विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। है ना कमाल की बात। प्रेजेंटली हमारी जितनी भी बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो सब इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। पर वर्नर ने बिना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाने हुए भी थ्योरी रखी, और वर्नर के काफ़ी सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। वर्नर की थ्योरी हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एंटर करने के लिए। अल्फ्रेड वर्नर को बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। He prepared and characterized a large number of coordination compounds by using simple experimental techniques like precipitation reactions, conductivity measurements, colligative properties, etc. और वर्नर ने बताया कि मेटल्स दो तरह की बॉन्डिंग एबिलिटी रखते हैं। उसने पहचाना कि कुछ तो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो डिसॉल्व करने पर भी मेटल से अलग नहीं होते, कुछ तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद भी मेटल का साथ नहीं छोड़ते, और कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, सॉल्यूशन बनाने पर ब्रेक हो जाते हैं। तो इन आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज को वर्नर ने आइडेंटिफाई किया, और उसने कहा कि मेटल्स दो तरह की बॉन्डिंग एबिलिटी रखते हैं। एक को उसने प्राइमरी वैलेंसी नाम दिया और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी। वैलेंसी वर्ड की दो तरह की स्पेलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, VALENCE या फिर VALENCY, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो वर्नर ने कहा कि जो कंपाउंड्स नॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो FeCl3 हो गया, COCl3 है, ठीक है ना, CuSO4 है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनको उसने फर्स्ट ऑर्डर कंपाउंड्स नाम दिया। इसमें वर्नर ने कहा कि मेटल सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, एक तरह की बॉन्डिंग ही करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिनको वर्नर ने हायर ऑर्डर कंपाउंड्स बोला, मेटल्स दोनों तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो जब ये फर्स्ट ऑर्डर कंपाउंड्स रिएक्ट करके हायर ऑर्डर कंपाउंड्स में बदलते हैं
तो प्राइमरी वैलेंसी तो मेटल पहले से शो कर ही रहा था, एडिशनली अब वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करने लगता है। क्या है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी? मॉडर्न टर्म्स में अगर हम सोचें तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली मेटल की आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता को बोला गया है, और सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी को कहा गया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाना सेकेंडरी वैलेंसी है और आयनिक बॉन्ड्स बनाना प्राइमरी वैलेंसी है, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न टर्म्स यूज करते हुए बोलें तो। ठीक है, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता है, टेंडेंसी शो कर रहा है, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। कंपाउंड बनाते समय मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, और मेटल के इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से मेटल से एनायनिक ग्रुप्स जुड़ते हैं, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स जुड़ते हैं। ठीक है ना, और ऐसे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स जो मेटल के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से मेटल से आकर जुड़ते हैं, ये पानी में जाकर डिसॉल्व करने पर मेटल से अलग भी हो सकते हैं। सो द ग्रुप्स अटैच्ड ड्यू टू प्राइमरी वैलेंसी मे बी आयनाइजेबल। इसके अलावा प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये भी वर्नर ने सजेस्ट किया, और ये बात भी वर्नर की काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स बेसिकली कैटायंस और एनायंस के बीच के अट्रैक्शन का नाम है, और ये अट्रैक्शन किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करने पर इस्टेब्लिश होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी उस सेंस में नॉन डायरेक्शनल है। प्राइमरी वैलेंसी की वजह से मेटल के अराउंड कोई ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी का पता लगाना है तो आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी का पता लगाना है तो आपको मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं वो पता लगाना होगा। इसी नंबर को अपन कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड द मेटल सेंटर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा एक मॉडर्न टर्म है वो वर्नर की भाषा में सेकेंडरी वैलेंसी है, या ये कहूँ कि जिसको वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी कहा है वो आज की भाषा में कोऑर्डिनेशन नंबर है। जो ग्रुप्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना के मेटल से जुड़ते हैं वो पानी में जाकर वाटर मेटल से अलग नहीं होते, इसी वजह से सेकेंडरी वैलेंसीज को अपन नॉन आयनाइजेबल बोल रहे हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्योंकि डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, इस वजह से जो भी ग्रुप्स सेकेंडरी वैलेंसी के चलते मेटल से जुड़े हैं वो अपने आप को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ओरिएंटेड रखते हैं। ठीक है ना, आयंस मॉलिक्यूल्स linked by secondary valency to the metal center are oriented in some specific directions around the metal center, and they give rise to specific geometrical arrangements. वर्नर ने ये भी कहा कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ये तीन ज्योमेट्रीज मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा कॉमन होंगी, और वर्नर का ये प्रिडिक्शन भी काफ़ी हद तक सही है। ठीक है ना, तो जो लिगेंड्स का एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है मेटल सेंटर के अराउंड उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। वर्नर ने यह भी कहा कि हर मेटल आयन एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज शो करता है। वर्नर की यह बात भी कुछ हद तक सही है, जिससे प्लैटिनम 2+ स्टेट में हमेशा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है ना, कोबाल्ट 3+ स्टेट में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, Zn2+ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, Ag+2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। तो कई मेटल आयंस की सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड हैं। तो वर्नर ने लेट 19th सेंचुरी में जो बातें बताई, ठीक है ना, उनमें हम कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन वर्नर को इस बात का क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए कि उसने एक नया क्लास ऑफ कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने, एक नया फील्ड ऑफ स्टडी क्रिएट किया। ठीक है, और कम साधनों में, कम टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के बावजूद बहुत सारी सही चीज़ें इजाद करी, हमको बताई। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एडिशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स के
स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन होने से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे COCl3 अमोनिया के साथ वेरियस रेशियोज में कंबाइन करता है, 1:6, 1:5, 1:4 अलग अलग मोल रेशियोज में कंबाइन करता है। तो ये दो स्टेबल कंपाउंड्स के एडिशन से बना हुआ एक कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड जरूर है। इसके अलावा एक और तरह के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी हमें जानकारी रहनी चाहिए। डबल सॉल्ट्स आर नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनमें मेटल सिर्फ कौन सी वैलेंसी शो कर रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो इसमें कोई मेटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। These double salts will dissociate into simple ions when dissolved in water, जैसे कार्नलाइट, मोर सॉल्ट, पोटैश एलम। इन सब के फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूलाज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट हैं। ओके, कार्नलाइट इज KCl.MgCl2.6H2O, मोर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, पोटैश एलम जैसा कि नाम से पता चलता है पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम का सल्फेट है, ठीक है ना। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। आगे बढ़ें। कुछ टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लगातार यूज आते हैं, इनमें से कुछ टर्म्स तो ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं, जैसे मेटल कॉम्प्लेक्स, जो मेटल सेंटर और लिगेंड से मिलकर बनी हुई एक एंटिटी है। इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन को मेटल सेंटर बोलते हैं। तो जो लुईस बेसेस हैं, जो कि मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको लिगेंड्स यहां पर बोला जाता है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेटल सेंटर ने बनाए हैं उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्दर मेटल कॉम्प्लेक्सेस को अपन होमोलैप्टिक एंड हीट्रोलैप्टिक के तौर पर क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है। अगर सारे लिगेंड्स जो मेटल सेंटर के अराउंड हैं वो एक ही जैसे हों तो वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हों मेटल सेंटर से जुड़े हुए तो वो एक हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है ना। अगर एक ही मेटल सेंटर हो तो वो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कभी कभी एक से ज़्यादा मेटल सेंटर्स भी हो सकते हैं, पर अभी हमारा फोकस मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस पर ही रहने वाला है। कुछ और टर्म्स, एक टर्म जो वैसे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट कभी कभी पूछा जाता है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स acquired by the metal center in the metal complex। मेटल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल सेंटर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस नंबर को अपन बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EAN। तो EAN का पता लगाने के लिए पहले तो आपको मेटल का खुद का एटॉमिक नंबर Z पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हुए हैं, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दीजिए क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। +3 है तो 3 माइनस कर दीजिए। और उसके बाद जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स उसने बनाए हैं, जितना उसके अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल भी रहे हैं। तो ये नंबर अपन को ऐड करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को माइनस करना है। ऐसा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मेटल को मिल चुके हैं कॉम्प्लेक्स में। इस नंबर को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी वर्ड टीथ से है। एक लिगैंड के कितने दांत हैं, कितने टीथ हैं, कितनी जगह से वो मेटल सेंटर को बाइट कर रहा है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है ना। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल सेंटर को डोनेट कर सकता है, कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स क्रिएट करता है। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्रिएट करता है, तो उसको अपन मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। और कुछ लिगैंड्स ऐसे भी हैं जो 2, 3, 4, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक डोनेट कर देते हैं। ऐसे लिगैंड्स पॉलीडेंटेड लिगैंड्स कहलाते हैं।
जैसे EN इथिलीन डायमीन, ऑक्सलेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है ना। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं उनको अपन बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। EDTA4- 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है तो उसको अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ग्लाइसिनेट आयन, डाइमेथाइल ग्लाइक्सिम, DMG, ये सब भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं। और भी कुछ तरह के टर्म्स जो कॉम्प्लेक्सेस के टर्म कॉन्टेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए। जो भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, अगर वो मेटल सेंटर से जुड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोबाल्ट से इथिलीन डायमीन नाम का लिगेंड अटैच हुआ, 3 इथिलीन डायमीन अटैच हुए, तो जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेटल सेंटर से जुड़ते हैं उतने ही रिंग्स कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे 5 मेंबर्ड रिंग्स बनी हैं, ठीक है ना। ऐसे रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस को अपन कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। यूजुअली ये रिंग्स 5 मेंबर्ड होती है, कभी कभी 6 मेंबर्ड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड जो इस कीलेट रिंग को बनाने के लिए जिम्मेदार है उसको अपन कीलेटिंग एजेंट बोलते हैं। और लिगेंड के रिंग फॉर्म करने की इस प्रोसेस को अपन कीलेशन बोलते हैं। और ये जो कीलेट रिंग्स होती हैं या कीलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली इनका फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल होता है, इनको बनाने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता है। इन शॉर्ट ये कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस स्टेबिलिटी के इफेक्ट को अपन कीलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली मोर स्टेबल हो जाते हैं और इस इफेक्ट को अपन नाम देते हैं द कीलेट इफेक्ट। कुछ और टर्म्स लिगेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है जिनके पास एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। हालांकि एक बार में ये एक से ही डोनेशन करेंगे, जैसे थायोसाइनेट आयन, साइनेट आयन, ठीक है, नाइट्राइट आयन एंड इवन साइनाइड आयन भी। ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास 2 पॉसिबल डोनर एटम्स हैं बट एट अ टाइम ये एक से ही डोनेशन करते हैं। ये कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एक और थोड़ा अनकॉमन सा टर्म है फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ये वो लिगेंड्स हैं जो एक से ज़्यादा तरह की डेंटिसिटी शो कर सकते हैं। इनकी डेंटिसिटी फ्लैक्सिबल है, कभी ये मोनोडेंटेट नज़र आएंगे पर कभी कभी बाइडेंटेट बन जाएंगे। कभी ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे तो कभी 5 कर देंगे। इस तरह के लिगेंड्स फ्लैक्सीडेंटेट कहलाते हैं। नाउ समथिंग अबाउट नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक सिस्टमैटिक तरीका कंपाउंड्स की नेमिंग का हमें पता होना चाहिए। इसकी स्कीम क्या है मैं आपको बेसिक वे में समझा देता हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है तो पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। दोनों के नाम के बीच में आपको एक लेटर के बराबर गैप छोड़ना है। बाकी नाम आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, कोई गैप्स नहीं देने हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन कितने हैं फॉर्मूला यूनिट में ये आपको नाम में नहीं बताना है। जैसे Al2SO4 होल थ्राइस को आप सिंपली एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हो, ना कि डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। कितने कैटायन और कितने एनायन है फॉर्मूला में ये नाम में लिखना नहीं है, ठीक है। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो है मेटल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। तो मेटल कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने में आपको पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है और उसके बाद मेटल सेंटर का नाम लिखना है, ठीक है ना। लिगेंड्स का नाम अगर लिगेंड एक से ज़्यादा तरह के हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, डिक्शनरी ऑर्डर में। उम्मीद है डिक्शनरी ऑर्डर आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। और अगर एक ही तरह का लिगेंड मोर देन 1 यूनिट में प्रेजेंट है तो फिर उसका नंबर बताने के लिए आपको प्रीफिक्सेस लगाने हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना। एक से ज़्यादा यूनिट्स अगर एक ही तरह के लिगेंड की हों तो फिर आपको प्रीफिक्सेस बताने हैं
उस लिगेंड का नंबर बताने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर लिगेंड के खुद के नाम में ही डाई ट्राई इस तरह के लेटर्स आते हो तो आप बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाएंगे, ठीक है ना। अगर लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, हेक्सा इस तरह के कुछ लेटर्स हों तो आप नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस चेंज कर देंगे। तो ये बात हुई मेटल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने की। इस बात को पूरा करने के लिए लास्ट में अपन को मेटल सेंटर का नाम लिखना है, और मेटल सेंटर का नाम बिना किसी सफिक्स के लिखना है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या फिर न्यूट्रल हो, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको नाम के एंड में 8 लगाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल कॉम्प्लेक्स के नाम के एंड में आपको मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मेंशन करना है, पैरेंथेसिस में, सिंपल ब्रैकेट्स में और रोमन नंबर्स में। So the oxidation state of the metal center has to be mentioned at the end of the name of the metal complex, enclosed in parenthesis. ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए आपको रोमन नंबर्स यूज करने हैं। जैसे मेटल सेंटर अगर Ag+ है तो कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो उसको सिंपली आप सिल्वर 1 लिखेंगे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम हो जाएगा अर्जेंटेट 1। ऐसे ही Fe3+ को आयरन 3rd लिखेंगे कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे फेरेट। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, अपने लेवल पर आइडेंटिफाई करनी होंगी। इसके अलावा मैं लिगेंड्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द लिगेंड्स जो हम देखते हैं वो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। एनायनिक लिगेंड्स का जो नाम है एज एनायन, उस नाम में थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है, वहां पर सफिक्स ओ लगाया जाता है या फिर IDO। जैसे F- अगर लिगेंड है तो उसका नाम तो फ्लोराइड है, इस नाम से हम फैमिलियर हैं, बट एज लिगेंड इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। पहले ये फ्लोरो नाम से जाना जाता था, बट रूल्स के अपडेशन के बाद अब फ्लोराइडो नाम लिखना सही है, ज़्यादा सही है। हालांकि आपको कुछ जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चंस में, लेकिन फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो इस तरह से लिखना रूल्स के अकॉर्डिंग अब सही है, ठीक है ना। ऐसे साइनाइड बन जाएगा साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो। NO2- एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एनायन का नाम तो नाइट्राइट है, ठीक है। नाइट्रोजन डोनर होने पर इसका नाम नाइट्रो या फिर नाइट्रीटो एन लिखते हैं। अगर सिंपली नाइट्रीटो लिखा है तो फिर ऑक्सीजन डोनर माना जाएगा इसको, राइट। नाइट्रीटो ओ लिख रहे हो तो फिर क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रीटो एन लिख रहे हो तो क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से ये नाम है एनायनिक लिगेंड्स के। जहां तक न्यूट्रल लिगेंड्स का सवाल है, न्यूट्रल लिगेंड्स संख्या में थोड़े कम ज़रूर दिखेंगे पर इंपॉर्टेंस में कम नहीं है। बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में आपको न्यूट्रल लिगेंड्स का ही सामना करना पड़ता है। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम तो अक्सर वही रखे गए हैं जो उनके मॉलिक्यूलर नेम्स हैं, पर कुछ केसेस में थोड़ा सा यूनिक नेम्स भी दिए गए हैं। जैसे H2O जिसको हम सब वाटर बोलते हैं, बट एज लिगेंड इसका नाम एक्वा है। NH3 जिसको अमोनिया के नाम से जाना जाता है, उसका नाम एज लिगेंड अमीन है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल बोलेंगे। बाकी ये जो दूसरे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नाम एज इट इज रखे गए हैं। इथिलीन डायमीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, हाइड्राजीन, मिथाइलमीन, इस तरह से। एक कैटायनिक लिगेंड भी है NO+, इसका नाम नाइट्रोसोनियम है। वैसे अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग NO+ का नाम भी नाइट्रोसिल ही लिखते हैं और NO का नाम भी नाइट्रोसिल लिखते हैं। इनमें से कौन सा वाला NO हमारे कंपाउंड में है ये हम चार्ज बैलेंसिंग से पता लगा लेते हैं, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से जज कर लेते हैं, राइट। तो फिर से आपके सामने वो प्रोसेस दोहरा देता हूं। नाम लिखने के लिए पहले कैटायन का नाम, फिर एनायन का नाम, ठीक है, और कोई प्रीफिक्सेस नहीं लगाने कैटायन और एनायन के लिए।
मेटल कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिगेंड्स का नाम, फिर मेटल सेंटर का नाम, लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड्स के लिए नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस भी यूज में लेंगे, ठीक है ना। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा ATE 8 से एंड करेंगे। नो प्रीफिक्स विल बी, नो सफिक्स विल बी यूज्ड in case the complex is cationic or neutral, but a suffix ATE 8 would be used if the complex is anionic। ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब उसकी रिवर्स प्रोसेस पर भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। अगर आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ हो और उसका फॉर्मूला आपको लिखना हो, तो फॉर्मूला लिखने का पैटर्न क्या रहेगा? फॉर्मूला में पहले कैटायन मेंशन करेंगे और फिर एनायन। कैटायन और एनायन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, then you need to find the simplest natural numbers for cations and anions so as to balance their charge mutually, ठीक है ना। मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हो, उसमें मेटल सेंटर पहले मेंशन किया जाता है और लिगेंड्स बाद में। और ध्यान रखना, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होंगे तो फॉर्मूला में भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके नाम का नहीं होगा, उनके सिंबल का होगा। जैसे क्लोराइडो का सिंबल है Cl और अमीन का सिंबल है NH3। अब अगर नाम में देखें तो अमीन पहले आना चाहिए और क्लोराइडो बाद में आना चाहिए, पर सिंबॉलिकली देखें तो Cl और NH3 में Cl पहले आएगा और NH3 बाद में। तो फॉर्मूला लिखते समय Cl पहले शो करेंगे और NH3 बाद में। नाम लिखते समय अमीन पहले लिखेंगे और क्लोराइडो बाद में। तो ये एक स्मॉल डिटेल है जिसका अपन को ध्यान रखना है। लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिंबल्स और फॉर्मूलाज और अब्रीविएशंस। अगर पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, मतलब एक से ज्यादा एटम्स उसके अंदर हैं लिगेंड के अंदर, तो उसको हमेशा किस में एनक्लोज करना है? पैरेंथेसिस में। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अब बात आइसोमेरिज्म की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट होता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा अगर कहीं आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी देखने को मिलेंगे और स्टीरियो आइसोमर्स भी। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आइडेंटिफिकेशन आप सिर्फ फॉर्मूला से ही कर सकोगे, उसके लिए आपको कोई 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन आइसोमर्स की पहचान 3D विजुअलाइजेशन से ही हो सके, ठीक है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के ही हो सके, उनको अपन बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स यहां पर 4 तरह के हैं: आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो इनकी पहचान कराने के लिए मैं आपको 4 सरल बातें बोलूंगा। आयनाइजेशन आइसोमर्स, इनको पहचानने के लिए आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इनको डिसॉल्व करने पर जो एनायंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट है। सो दे प्रोड्यूस डिफरेंट एनायंस अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर। इसमें होता क्या है कि एक कंपाउंड का एनायन दूसरे कंपाउंड के लिए एनायनिक लिगेंड बन जाता है और दूसरे कंपाउंड का लिगेंड पहले वाले के केस में काउंटर आयन के तौर पर बाहर दिखता है, ठीक है। जैसे COBr NH3 SO4 and CO NH3 SO4 Br। तो इनके एनायंस डिफरेंट हैं, एनायनिक लिगेंड जो अंदर है वो भी डिफरेंट है, और इनको अगर आपस में एक्सचेंज कर दें तो सेकंड वाला कंपाउंड बन रहा है। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तभी क्रिएट होंगे जब वाटर प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, और यहाँ पर वाटर एज लिगेंड भी हो सकता है और एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। So hydrate isomers differ in the number of water molecules that are present as
ligands and the number of water molecules that are present as water of crystallization. तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में जहां एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, सेकंड वाले कंपाउंड में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. अंदर से वाटर को बाहर लाया गया और बाहर से एनायन को अंदर लाया गया है. ऐसा करने पर हाइड्रेट आइसोमर्स के फॉर्मूलाज बनते हैं. लिंकेज आइसोमर्स की पहचान और भी आसान है. लिंकेज आइसोमर्स तभी मिलते हैं जब कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. जब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स अपनी एम्बीडेंटेट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना, तभी बनते हैं लिंकेज आइसोमर्स. राइट, जैसे एक केस में ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है और दूसरे केस में ये नाइट्राइट आयन ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट कर रहा है. तो जब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स अपनी एम्बीडेंटेट प्रॉपर्टी शो करते हैं तब बनते हैं लिंकेज आइसोमर्स. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की पहचान और भी आसान है. ये तभी बनते हैं जब कंपाउंड में दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस, दोनों ही आयंस मेटल कॉम्प्लेक्सेस हों. कैटायन भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स हो, एनायन भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स हो, और इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया जाए. जब कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बीच में लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देते हैं तब बनते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. ठीक है. जहां तक स्टीरियो आइसोमर्स का सवाल है, स्टीरियो आइसोमर्स वो हैं जिनका डिफरेंस आप स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स में ही बता सको. लिंकेज बिटवीन एटम्स एक जैसा हो. ठीक है ना. इसमें 2 क्लासेस हैं, एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. इसी को आप डायस्टीरियोमर्स एंड एनेंशियोमर्स भी बोल सकते हो. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब बनते हैं जब कनेक्शन बिटवीन एटम्स एक जैसा होता है बट रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स अलग होता है. कौन सा ग्रुप किसके ज़्यादा पास है और किससे ज़्यादा दूर है, कौन एंटी पोजीशन पर है, कौन नेबरिंग पोजीशन पर है, इसमें जब फर्क क्रिएट होता है कनेक्टिविटी सेम रखते हुए तब बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. और ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर बेसिकली एनेंशियोमर्स होंगे जो कि नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के. ठीक है. एनेंशियोमेरिज्म तभी मिलेगा जब कॉम्प्लेक्स कायरल होगा, और एक कायरल कॉम्प्लेक्स की पहचान ये होगी कि उसमें ना तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री. ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स अगर मिसिंग होंगे तो कॉम्प्लेक्स कायरल होगा, और कायरल होगा तो फिर वो एनेंशियोमेरिज्म डेफिनेटली एग्जिबिट करेगा, अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं हो पाएगा. तो ये बात हमको ध्यान रखनी है. आगे अब कुछ बात बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में. मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, इसको समझाने के लिए वेरियस थ्योरीज हैं, पर अपने सिलेबस में हम 2 थ्योरीज पर मेनली फोकस करते हैं. एक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आइडियाज से तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ही फैमिलियर हो. यहाँ पर आइडिया ये है कि 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स म्यूचुअली ओवरलैप करेंगे, पार्शियली इंटरपेनिट्रेट करेंगे, और इस ओवरलैप्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेट होगा. ये जो क्लाउड बीच में कॉन्सेंट्रेट होगा ये दोनों न्यूक्लियस से साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड होगा, दोनों न्यूक्लियाई इससे साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड होंगी, और यही क्लाउड एक ग्लू का काम करेगा जो कि दोनों न्यूक्लियाई को साथ में जोड़ कर रखेगा. ऐसा ही कुछ हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में भी. हालांकि ये जो क्लाउड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ लिगेंड की तरफ से आ रहा है, तो लिगेंड अपना क्लाउड मेटल सेंटर के साथ शेयर कर रहा है. मेटल सेंटर खाली ऑर्बिटल लेकर आ रहा है और लिगेंड फिल्ड ऑर्बिटल लेकर आ रहा है, और दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं. इससे एक शेयर्ड क्लाउड क्रिएट हो रहा है. So a filled ligand orbital overlaps an empty hybrid orbital of the metal center to form coordinate covalent bond. कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं इसके आधार पर मेटल सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, बॉन्ड बनाने की तैयारी है, ग्राउंड वर्क है.
ठीक है ना। बॉन्ड बनाने से पहले आपको मेटल के पुराने ऑर्बिटल्स का रंग रूप बदलकर उनको एक नए अवतार में पेश करना होगा, और इस नए अवतार में वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करना है, ये मेनली तो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर कभी कभी क्या होता है कि एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस भी होते हैं। इस केस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाती है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करें। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करें अगर एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर में दो ऑप्शंस हों अपने पास हाइब्रिडाइजेशन के? तो इसके लिए वीबी थ्योरी कहती है कि आप पहले मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके आओ। ये पता लगाने की कोशिश करो कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करते हुए फिर हम हाइब्रिडाइजेशन तय कर पाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट अगर पता चल गया तो फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन जज कर लेंगे। ये है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहने पर हाइब्रिडाइजेशन sp ही होना है, ज्योमेट्री लीनियर ही आनी है। 3 रहने पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्रिएट होगी ट्रायगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहने पर दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस हैं, sp3 एंड dsp2। dsp2 आप समझ रहे होंगे। इसमें जो d ऑर्बिटल है वो इनर शेल का है, s और p ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल के हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पर भी दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस हैं, हालांकि दोनों के केस में ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ही आती है। sp3d में हमने sp3d में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं और dsp3 में एक d ऑर्बिटल इनर शेल का यूज किया है। जब हम इनर शेल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करते हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को अपन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहने पर भी दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस हैं, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करना है तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प लेनी होगी। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाने की पोजीशन में नहीं है तो आपको कुछ पॉइंट्स याद भी रखने होंगे। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली तब बनते हैं जब सेंट्रल मेटल एटम का साइज छोटा होता है। मेनली ये 3D सीरीज में ही देखने को मिलते हैं, 3D मेटल सीरीज में, या फिर लिगेंड्स लार्ज या बल्की होते हैं साइज में, जैसे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कॉमनली मिलते हैं ऑक्सो एनायंस में, ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द 3D सीरीज, जैसे MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, VO4 3 माइनस। इस तरह के ऑक्सो एनायंस टेट्राहेड्रल होते हैं और इनमें मेटल सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसके अलावा जो हैलोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं M2+ आयंस के लाइंग टू द राइट ऑफ द 3D सीरीज, वो भी टेट्राहेड्रल होते हैं, जैसे Fe F4 2 माइनस, ठीक है ना, COCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, MnBr4 2 माइनस। इस तरह के हैलोजनो कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होते हैं। हाँ, अगर मेटल 4D या 5D सीरीज का है तो वो यूजुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। उदाहरण के तौर पर प्लैटिनम 2+ के सारे ही कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर होते हैं। हाँ, पैलेडियम 0 या प्लैटिनम 0 के कॉम्प्लेक्सेस जो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के साथ बनते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं। अब कुछ बात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। यहाँ पर आपको मेटल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। अगर मेटल सेंटर की डी सबशेल में 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हों
तो श्योरली आपको हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कराना है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर मेटल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन D8, D9 या D10 हो तो श्योरली आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करना है और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्रिटिकल केसेस सिर्फ D4 से D7 वाले हैं। यहां पर आपको ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म करना होगा। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज अलाइव हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए अपन जाएंगे ये मेटल सेंटर पे भी डिपेंड करेगा, राइट, और लिगैंड्स पर भी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन देने वाली थ्योरी है, प्रिडिक्शन करने वाली थ्योरी नहीं है। इसका बेसिकली अपने यूजर से ये कहना है कि तुम मुझे फैक्ट्स दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगी। ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स, कलेक्ट ऑल द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन एंड देन आई विल बी एबल टू जस्टिफाई इट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस सेंस में थोड़ा सा ओवर सिंपलिस्टिक है और ये कहा जाए कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अगर आप प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं तो सही होगा, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ बुराई कर लेते हैं। इसमें कई सारे अजम्पशंस हैं आपको जो याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें कि कौन से मेटल के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। वीबी थ्योरी में उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशंस नहीं है। वीबी थ्योरी में कहीं पर भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है। साथ साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम, इस पर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं अपने लेवल पर आपको बता दूं कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कर पा रहे हो इंस्टेड ऑफ sp3d2 तो यूजुअली कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनेगा। वीबी थ्योरी लिगेंड्स के बीच में भी कोई फर्क नहीं कर पा रही है। इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। हाँ, अगर कुछ तारीफ भी करनी हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो वो यही होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आसान है अप्लाई करने के लिए, ईजी टू अप्लाई, ईजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं, कलर्स ना एक्सप्लेन कर पाना, स्टेबिलिटी ना एक्सप्लेन कर पाना, लिगेंड्स के बीच में फर्क ना करना, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आगे एक सेकंड थ्योरी पर बात करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्कली डिफरेंट व्यू पॉइंट लेती है, ठीक है ना। ये मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मानती, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मानती, कोई हाइब्रिडाइजेशन मेटल सेंटर का नहीं करती। It considers the interactions between metal center and ligands to be purely electrostatic in nature. जैसे दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिर्फ उसी लेवल तक मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन है। यहाँ पर कोई शेयरिंग की बातें नहीं है, ठीक है ना, कोई लिगेंड के क्लाउड की बात नहीं की जा रही है। No overlapping of orbitals, no hybridization of metal center, and no coordinate covalent bonds are considered in the CFT, crystal field theory. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टर्म यूज में आएगा ही नहीं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को अपन सिंप्लीफाई करके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे और न्यूट्रल लिगेंड्स को अपन पॉइंट या स्मॉल डायपोल्स की तरह ट्रीट करेंगे विद देयर नेगेटिव एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मेटल सेंटर। तो लिगैंड के सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स को इग्नोर करते हुए एक एनायनिक लिगैंड अपने लिए सिंपली एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। और इस तरह के पॉइंट चार्जेस जब मेटल सेंटर को अप्रोच करते हैं तो तीन तरह के फोर्सेस क्रिएट होते हैं। कौन से तीन तरह के? एक तो मेटल सेंटर के न्यूक्लियस और लिगेंड्स के बीच का अट्रैक्शन, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच का रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, और इवन लिगेंड्स भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। लिगैंड टू लिगैंड रिपल्शन। लिगैंड टू लिगैंड रिपल्शन से ही मेटल कॉम्प्लेक्स की एक ज्योमेट्री क्रिएट होगी। पर सीएफटी में हमारा विशेष फोकस किस पे रहता है? Special focus remains on the repulsions between the n-1 d electrons and the surrounding ligands.
मेटल के पेनल्टिमेट शेल के डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच का रिपल्शन यहाँ पर मुख्य तौर पर देखा जाता है। इस रिपल्शन का नतीजा ये निकलता है कि डी ऑर्बिटल्स जो मेटल सेंटर में थे, जो पहले डी जनरेट थे, सेम ही एनर्जी लेवल पर थे, वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डीजेनरेट नहीं रह जाते, उनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की दिशाएं अलग अलग हैं, ओरिएंटेशंस अलग अलग हैं, तो उनको इस क्रिस्टल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव भी अलग अलग मात्रा में झेलना पड़ता है। The degeneracy of the d orbitals is broken or lifted in the presence of the electric field, जिसको हम crystal field बोलते हैं, generated by the ligands in the metal complex. ये स्टार्क इफेक्ट का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी ब्रेक होना स्टार्क इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी ब्रेक होना ज़ीमैन इफेक्ट है। और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जब ये स्टार्क इफेक्ट क्रिएट होता है तो इसको अपन बोलते हैं द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहां पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखाई जा रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो एक ही एनर्जी लेवल पर थे, वो 6 लिगेंड्स के द्वारा घेरे जाने पर 2 डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक हो गए हैं। dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल्स को कम रिपल्शन झेलना पड़ रहा है, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ता है। इस वजह से dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाती है विज़ावी dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स, और इनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस एनर्जी डिफरेंस को अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और कुछ चीज़ों पर ध्यान देना, इन 2 ऑर्बिटल्स के सेट को अपन Eg बोल रहे हैं, और dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स के सेट को अपन T2g बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एवरेज एनर्जी लेवल भी मार्क किया है, जिसको हमने बैरी सेंटर लाइन दिया है, बैरी सेंटर नाम दिया है, या फिर बैरी सेंटर लाइन। द एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2g इज डेल्टा O, जिसको हमने बोला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एवरेज लेवल T2g से 2/5 डेल्टा O के गैप पर है, और Eg से 3/5 डेल्टा O के गैप पर है, राइट? ये डायग्राम शो कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कितना डिफरेंस T2g और Eg के बीच में आएगा, या कितना डिफरेंस डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स के बीच में आएगा एनर्जी का, वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है, कितने लिगेंड्स मेटल को घेर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि मेटल सेंटर कौन सा है, वो 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, फिर 5D सीरीज का है। यूजुअली 3D सीरीज के मुकाबले 4D सीरीज के मेटल्स में स्प्लिटिंग ज़्यादा आती है, और 4D के मुकाबले 5D सीरीज के मेटल्स में स्प्लिटिंग और भी ज़्यादा आती है। ठीक है। इसके अलावा ये CFSE डिपेंड करता है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इसमें भी एक जनरल पैटर्न है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ CFSE बढ़ता है। और जो इसमें सेकंड कंटेंडर है, या ये कहूँ कि पार्टनर है, वह है लिगैंड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी आएगी, मेटल पर डिपेंड करेगा और लिगैंड पर। लिगैंड कितना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल फील्ड जनरेटेड बाय द लिगैंड्स, ये हमें देखना होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिगैंड्स के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बना पाते हैं, और इस ऑर्डर को जब हम एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं तो ये ऑर्डर कहलाता है द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे पता लगाया गया है ये? फॉर अ गिवन मेटल सेंटर वी अरेंज होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE वैल्यूज। एक ही मेटल सेंटर लेके अलग अलग होमोलैप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाए और उनके डेल्टा O का असेंडिंग ऑर्डर बनाया। जिस लिगैंड को लेकर चलने पर डेल्टा O सबसे कम आया,
उसकी स्ट्रेंथ भी सबसे कम है। जिस लिगैंड को लेने पर डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा आया, उस लिगैंड के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हमें लिगैंड्स की क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया लग जाता है। इसमें एक जनरल पैटर्न भी है। कार्बन डोनर लिगैंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हुए देखे जा सकते हैं। उससे वीक फील्ड नाइट्रोजन डोनर लिगैंड्स का है, उससे वीकर फील्ड ऑक्सीजन डोनर लिगैंड्स का है, और हैलोजन एंड सल्फर डोनर लिगैंड्स नीचे वाले पायदान पर हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। ठीक है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आने वाले कलर्स का भी एक्सप्लेनेशन दे पाती है। बेसिकली यहाँ पर इसका कहना ये है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स के जो लेवल्स क्रिएट हुए हैं, इन्हीं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके, तो उसी से मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर आता है। कलर्स इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अराइज मेनली ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। व्हाट इज अ डी ट्रांजिशन? Transition from one set of d orbitals to another by absorbing visible light. और जो लाइट एब्जॉर्ब होती है प्रिडोमिनेंटली, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको ऑब्जर्व होता है। जो एब्जॉर्ब होता है वो ऑब्जर्व नहीं होता, जो ऑब्जर्व होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ये बात याद रखना। हालांकि कॉम्प्लेक्सेस में कलर आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे मेटल टू लिगैंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या लिगैंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, LMCT एंड MLCT। इन कारणों पर CFT उतना फोकस नहीं करता। CFT में कलर्स आने का मुख्य कारण डी ट्रांजिशन बताया गया है। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जैसे परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, इनमें कलर आने का कारण है लिगैंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर। एनीवेज, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट प्रिडोमिनेंटली एब्जॉर्ब्ड is the color of the metal complex। जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, उसके अलावा जो लाइट बची ना, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता लगाने के लिए आप आर्टिस्ट कलर व्हील यूज में लेते हैं। बस अब हम मेटल्स एंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय T2G और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इन केस ऑफ octahedral complexes। पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स में ही जाएंगे, पर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरें, ये हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन EG में भेज दूं तो एनर्जी बढ़नी है, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर करा दूं तो भी एनर्जी बढ़नी है, क्योंकि पेयरिंग से भी एनर्जी बढ़ती है। ये सवाल, ये प्रश्न, ये डायलेमा हमारे सामने आता है D4 to 7 कॉम्प्लेक्सेस में। आइदर टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग EG ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, यहीं पे पेयरिंग कर दें, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल्स में फिल कर दें बिफोर वी स्टार्ट पेयरिंग इन T2G ऑर्बिटल्स। मतलब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को मैक्सिमाइज कर दें। तो यहाँ पर हमको एक और क्वांटिटी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस रखनी होती है, जिसका नाम है पेयरिंग एनर्जी। एक d ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो रिपल्शंस बढ़ते हैं। रिपल्शंस बढ़ने से एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की बढ़ती है। राइज इन एनर्जी ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ d ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज द पेयरिंग एनर्जी। और इस पेयरिंग एनर्जी का सीधा सीधा कंपैरिजन यहाँ पर डेल्टा O से हो रहा है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा O से तो पेयरिंग करना बेहतर ऑप्शन है। अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से तो ऊपर भेजना बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। इफ डेल्टा O is less than P, greater stability is achieved by filling electrons in the EG orbitals first. Such ligands for which delta O is less than P are termed as weak field ligands, जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहती है पेयरिंग एनर्जी से, वो वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनको हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो डेल्टा O का P से कम होना वीक फील्ड कहलाने की क्राइटेरिया हो गया, और डेल्टा O का P से ज़्यादा होना एक लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। If delta O is more than P, greater stability would be achieved by electron pairing in T2G orbitals.
डेल्टा ओ बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है रिलेटिवली, तो फिर पेयरिंग करना बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, आप पेयरिंग करते जाओगे T2G में और बाद में जाकर EG में फिल करना स्टार्ट करोगे। ऐसे लिगेंड्स जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा रहती है, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वाली कहानियां मेनली 3D मेटल्स के लिए देखी जाती हैं, 4D या 5D मेटल्स के लिए नहीं। 3D मेटल्स में अगर मेटल +2 स्टेट में है तो कार्बन डोनर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और मेटल +3 स्टेट में है तो कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड पाए जाते हैं। और इसमें भी एक स्पेशल केस है कोबाल्ट 3+ के कॉम्प्लेक्सेस का, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, अगर मेटल 4D या 5D सीरीज का है तो उसके लिए डेल्टा ओ P से बड़ा ही रहता है, लिगेंड चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब थोड़ी सी बात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की भी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब 4 लिगेंड्स मेटल सेंटर को अप्रोच करते हैं तो यहाँ भी d ऑर्बिटल्स के लेवल्स में स्प्लिटिंग आती है। हालांकि यहाँ पर कहानी कुछ ऑपोजिट है, यहाँ पर dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है, और dx2, y2, dz2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल थोड़ा कम रह जाता है रिलेटिवली। इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को अपन डेल्टा T बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। इन 3 ऑर्बिटल्स का सेट यहाँ पर T2 कहा जा रहा है, और इन 2 ऑर्बिटल्स का सेट यहाँ पर E कहा जा रहा है। सबस्क्रिप्ट G यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स E में भरा जाएगा और उसके बाद T2 में। 4 लिगेंड्स की प्रेजेंस में कॉमन सेंस की बात है स्प्लिटिंग कम आएगी 6 लिगेंड्स के मुकाबले। तो 4 लिगेंड्स की प्रेजेंस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले सिर्फ 4/9 रहती है, विच इज अराउंड 0.44 ऑफ डेल्टा ओ। अगर हम सेम मेटल सेंटर सेम लिगेंड्स, सेम मेटल सेंटर सेम लिगेंड्स लेकर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए और एक ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का CFSE ऑक्टाहेड्रल का 4/9 रहता है। और इतनी कम स्प्लिटिंग होने की वजह से डेल्टा T हमेशा पेयरिंग एनर्जी से यहाँ पर कम ही मिलता है। अगर डेल्टा T कम है और पेयरिंग एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा, पेयरिंग करना या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमाइज करना? ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमाइज करना बेटर ऑप्शन होगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली हाई स्पिन होते हैं। ठीक है, आखिर में कुछ चर्चा मेटल कार्बोनिल्स के बारे में है। मेटल कार्बोनिल्स वो हैं जिनमें कार्बोनिल लिगेंड्स प्रेजेंट हों। ठीक है ना, ये कुछ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने मैंने बनाए हैं। इनमें मेटल्स अक्सर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे जाते हैं, 0 या फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मेटल कार्बोनिल्स में अक्सर मिलते हैं। मेटल कार्बोनिल्स एक तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? जिनमें प्रेजेंट हो कार्बन और मेटल का बॉन्ड, और यहां पर भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है या मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, इसमें माना जाता है कि एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इट इज नॉट मेयरली अ सिंगल बॉन्ड, इट हैज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर। इट इज मोर देन अ सिंगल बॉन्ड बट लेस देन अ डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड की तरफ से डोनेट होगा और वहां से बनेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड कहां से बन गया? इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ चेंज। जो एक्सेप्टर कहा जाता है वो यहाँ पर डोनर है। मेटल कार्बोनिल्स में इवन साइनाइड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी मेटल अपने फिल्ड d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को CO या Cn- के साथ शेयर करता है साइडवेज। ठीक है ना? So the metal carbon pi bond is formed due to the sideways overlapping of a filled d orbital of metal center with an empty pi star orbital of carbon monoxide.
तो यहाँ पर एक्सेप्टर भी डोनर बन गया है, इसको अपन बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ओवरऑल ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का तालमेल है इसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन कार्बन दे रहा है और एक बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन मेटल दे रहा है, इस वजह से एक सिनर्जी डेवलप हो रही है। एंड द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स इज टर्म्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बता दूं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना लो रहता है, जितना लो रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ही उसकी बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, उतना ही वो पाई डोनेशन ज़्यादा अच्छा करता है, और उतना ही मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। ऑन द अदर हैंड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड थोड़ा वीक होता जाता है। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाए तो ये था अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक ओवरव्यू। ऑब्वियसली सिर्फ इतना ही ओवरव्यू आपको चैप्टर में महारत हासिल नहीं कराएगा, आपको अपने लेवल पर इन चीज़ों पर बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस करने की। तो ये रैपिड रिवीजन आपके लिए एक क्विक रिवीजन है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने का मेथड है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ध्यान रखिएगा, इससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए मेहनत करते रहिए, मिलेंगे एक और वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।